दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हैं। तो इस नवरात्रि का जो पावन चल रहा था 9 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और आई होप कि आपको माता रानी का आशीर्वाद आप सभी को मिले और आपकी जो भी ख्वाहिशें हों वो पूरी हो जाए। तो आज हम इसी के साथ क्लास 12th और 10th दोनों में है प्रिज्म। हम देखते हैं कि प्रिज्म से अपवर्तन कैसे होता है। हमने लेंस से अपवर्तन करा लिया, उसको मतलब उसमें से फार्मूला निकाल लिया। दर्पण से करवाते हैं, हम लेंस से करवाते हैं, तो वैसे ही हम प्रिज्म से अपवर्तन करवा रहे हैं। देखिए, प्रिज्म जो होता है, अगर हम उसकी संरचना देखें तो वो दो त्रिभुज और 3 आयताकार कांच से मिला के बनाया गया भाग होता है। उसमें हम देखेंगे तो हमें 2 त्रिभुज मिल जाता है और 3 आयत मिल जाते हैं। तो प्रिज्म होता क्या, प्रिज्म है वही एक त्रिभुज जैसी संरचना होती है और प्रिज्म की सहायता से ये जो हम श्वेत प्रकाश होता है उसके हम 7 रंग को देख लेते हैं। जैसे कि हमने वर्ण विक्षेपण किससे होता है, प्रिज्म से होता है। जब भी हम एक बहुत कटले प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो जब वो प्रकाश की किरण अपवर्तित होती हैं तो 7 रंग देती हैं और उसी को बोलते हैं हम वर्ण विक्षेपण। तो आज यहाँ हम अपवर्तन कैसे होता है और उसके फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये है प्रिज्म और हमें प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तन देखना है। तो प्रिज्म में सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें आता है। तो देखिए, आपको यहाँ से एक चीज़ याद रखनी होगी, विचलन कोण किसे कहते हैं, क्योंकि इसमें पूरा जो गेम है, जो फार्मूला आएगा वो विचलन कोण से ही आएगा। हम विचलन से ही निकालते हैं यहाँ पे। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, विचलन कोण। अब देखिए, ये विचलन कोण होता है क्या। एक बार विचलन कोण समझ में आ गया तो फिर ये डेरिवेशन आसानी से समझ में आ जाएगा कि पीछे हमने स्नेल्स का नियम पढ़ लिया कि स्नेल्स का नियम क्या होता है, उसे हम यूज करेंगे यहाँ पे और बाकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज करेंगे और इतने में ही हमारा पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। तो देखिए, इसमें ये हमारी आपतित किरण है, ये किरण जा रही है। हम मान लेते हैं जब ये किरण जा रही है और ये अभिलंब हमने खींचा है, यहाँ से हम इसे मान लेते हैं NE, ये अभिलंब है और इसको हम मान लेते हैं M। ये हो गया हमारे पास अभिलंब खींचा गया इस सतह पे और इस सतह पे ये जो NE और ME है अभिलंब हमने खींच लिया। अब यहाँ से ये प्रकाश किरण जब जा रही है तो ये जाना तो ऐसे चाह रही थी लेकिन ऐसे जाएगी नहीं, प्रिज्म से होता है अपवर्तन। तो ये कोण हमारा पूरा क्या हो जाएगा, I, क्योंकि अभिलंब से और आपतित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। ये हमने अपवर्तन परावर्तन में अच्छे से समझा था। अब देखिए, ये किरण जाना तो ऐसे चाह रही थी कि हम ऐसे चले जाएं, लेकिन ये ऐसे जाएगी नहीं, अपवर्तन के पश्चात ये ऐसे जा रही है। अब यहाँ से फिर ये अपवर्तन से ऐसे आई, अब फिर यहाँ पे होगा वही। यहाँ पे देखिए, वायु से प्रकाश में गई, अब कांच से वायु में जा रही है। तो जब ये वायु से कांच में जा रही है तो देखिए ये अभिलंब की ओर आ गई है, झुक गई है। अब जब ये कांच से वायु में जाएगी तो ये हमारा अभिलंब है और इससे दूर हटना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारी हो गई निर्गत किरण, निर्गत किरण। और इसके भी जो कोण बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, R बोलेंगे। इसे हम बोल देते हैं नाम आपतित किरण। एक बार आप अच्छे से डायग्राम समझ जाएंगे तो फिर हो जाएगा। अब हमें विचलन कोण निकालना है। हमें ये मिल गया कि ये आपतित किरण है और अपवर्तन कैसे हुआ ये हमने समझ लिया। अब देखिए विचलन कोण कैसे आता है। तो ये किरण, हम इसमें विचलन कोण की परिभाषा होती है कि हम निर्गत जो आपतित किरण होती है उसको आगे बढ़ाते हैं और निर्गत किरण को पीछे बढ़ा रहे हैं। जैसे ये ऐसे जाना चाह रही थी तो हम इसको ऐसे जाने दे रहे हैं। तो मान लीजिए ये हम इसको अगर मिटा दें, ये यहाँ से ऐसे जाना चाह रही थी तो ये ऐसे जा रही है, तो हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं।
हमने इसको आगे बढ़ाया, और निर्गत किरण ऐसे जा रही है तो हम इसको पीछे बढ़ा लेते हैं, ये हो गया हमारा पीछे बढ़ गया। अब देखिए ये एक दूसरे को यहीं पे कट कर रही है और यही हमारा कहलाता है डेल्टा, और इसी को हम बोलते हैं विचलन कोण। तो यहाँ से अगर हम परिभाषा देखें विचलन कोण की तो हम बोल सकते हैं कि विचलन कोण क्या आया है, जब आपतित किरण को आगे तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाते हैं तो दोनों के मध्य बना कोण विचलन कोण कहलाता है। ये हो गए विचलन कोण की परिभाषा, जो कि हमने इस डायग्राम में किया है। हमने आपतित किरण को आगे बढ़ाया और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया है, और ये एक दूसरे को जहाँ पे काट रहे मतलब टच कर रही हैं, कट रही हैं, वहीं पे जो एंगल बना है उसे हम क्या कह रहे हैं, विचलन कोण बोल रहे हैं। और इसको हम दिखाते हैं डेल्टा से, आगे हम डेल्टा एम से दिखा लेंगे जब हम देखेंगे तो। अब यहीं से शुरुआत होती है पूरे डेरिवेशन की। अब देखिए हम नामकरण कर लेते हैं, यहाँ से इसे हम मान लेते हैं कि ए है, और ये जहाँ पे एक दूसरे को कट की है हम उसे मान लेते हैं डी हो गया। हम इसे क्यू मान लेते हैं इस बिंदु को, और इसे हम मान लेते हैं आर। ये हो गया हमारे पास पूरा का पूरा डेरिवेशन। हमने इतना सब कुछ यहाँ पे मान लिया है, और ये ए बी सी डी ई क्यू आर एन एम, ये पूरा हमारे पास नाम है। क्रमण के सिद्धांत से अगर ये आई है तो हम इसे मान लेंगे कि ये आई डैश है। ये कोण बराबर होते तो वहां से हमने मान लिया, और ये कोण आर है तो ये कोण हमारा आर डैश होगा। अगर ये आई है, यहाँ से बस कोण समझ लीजिए, ये पूरा कोण हमारा आई है अभिलंब और आपतित कोण के बीच में, तो यहाँ से भी ये हमारा अभिलंब और आपतित कोण के बीच में ही हमने इसको इधर बढ़ाया है, तो ये भी पूरा का पूरा क्या होगा, हमारा आई ही होगा। अब इधर से इसे हमने आई डैश माना है, तो ये भी पूरा का पूरा आई डैश ही होगा। तो ये हमारा पूरा एंगल हो गया। अब यहाँ से मतलब त्रिभुज लेंगे और सारे पता करेंगे, ये एंगल और ये एंगल आपको समझ में आ गया। ये आई है, इधर हमने आई डैश मान लिया है, और ये जब किरण अपवर्तित हो रही है तो अभिलंब और अपवर्तन के बीच ये जो कोण बना है उसे हम बोलते हैं अपवर्तन कोण। सेम वहाँ पे भी अपवर्तन कोण, ये हो गया आर और आर डैश, और ये उधर हो गया हमारे निर्गत किरण के बीच और अभिलंब के बीच बना कोण। तो ये सारे नामकरण हो गए। अब नामकरण के बाद हम एक एक त्रिभुज, एक एक चतुर्भुज कुछ लेंगे कि हमें कुछ ना कुछ मान मिल रहा है। तो जो सबसे पहले हम लिखेंगे, तो यहाँ से हम लिखेंगे चित्रानुसार हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हम लेंगे क्यू डी आर में त्रिभुज क्यू डी आर में हमने एक त्रिभुज क्यू डी आर में ले लिया। अब हमें यहाँ से मान भी कुछ निकालना चाहिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि जो हमारा विचलन कोण है ये इस त्रिभुज का बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण क्या होता है, बहिष्कोण अंतः दो कोणियों के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कोण क्यू डी आर, कोण क्यू डी आर इक्वल टू कोण डी क्यू आर प्लस कोण डी आर क्यू, कि ये जो हमारा D है वो Q और R के योग के बराबर है।
बहिष कोण के अनुसार। यहाँ से आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं बहिष कोण से। ये हमने लिख लिया यहाँ से। अब मान भी लिख लेते हैं, ये डेल्टा एम है, ये डेल्टा है, और जो क्यू है, अब क्यू हमें पता नहीं है, ये वाला हमने त्रिभुज लिया है तो नीचे वाला हमें पता है और पूरा पता है, लेकिन हमें क्यू नहीं पता है। तो हम क्यू को क्या करेंगे, ये जो पूरा मान हमें पता है कि आई है और ये तो समान आर है, तो हम इसमें से घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा आई माइनस आर। ये ब्रैकेट में हो गया प्लस। अब हमें आर भी नहीं पता है, लेकिन हमें ये पूरा एंगल पता है और इतना पता है, तो हम अगर इतने में से इतना घटा दे तो जो बचेगा वो आर ही होगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ हम करेंगे, आई डैश माइनस आर डैश कर लिया। अब देखिए इसको हम एक और आई वाले को एक साथ ले लेते हैं, तो अगर हम इसको तोड़ें तो आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश, और इसको हम ले सकते हैं आई वाले को हम साथ में ले लेते हैं और यहाँ से माइनस कॉमन करके आर प्लस आर डैश, और ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। बस यहाँ से हमने मैथमेटिक्स लगाया है, कुछ भी नहीं है। जो सेम चर थे उनको हमने साथ ले लिया, आई और आई डैश को हमने साथ ले लिया और आर और डैश को एक साथ दे दिया। ये माइनस था, ये भी माइनस था, तो हमने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया। ये बन गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। अब हम इसे छोड़ देंगे। अब हम लेंगे चतुर्भुज में, ए क्यू ई आर में। ये चतुर्भुज आपको दिख रहा होगा, ए क्यू ई आर ए चतुर्भुज। तो यहाँ से हम ले लेते हैं चतुर्भुज ए क्यू ई आर में। अब हम चतुर्भुज ले लिए तो हम क्या करेंगे, तो चतुर्भुज में चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 के बराबर होता है। तो हम वही करेंगे, यहाँ से कोण ए प्लस कोण क्यू प्लस कोण ई प्लस कोण आर इज इक्वल टू 360 अंश। ये बना लिया, हमारे पास बन गया इतना। और ये हमने बस चतुर्भुज के नियम के अनुसार लिखा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ से हम देखेंगे जो मान मिलेगा उस मान को हम लिख लेंगे। तो हमें यहाँ से मिल रहा है ई और ई ए का तो मान हमें पता नहीं, लेकिन क्यू और आर इन दोनों का तो मान हमें पता है कि जो क्यू और आर है वो क्या है, तो उनको हम यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए जो क्यू और यहाँ से हम क्यू देखें और आर देखें तो ये क्यू ए इस प्रकार से ये बने हैं और इधर से भी ये है। तो आपको ये दिख रहा है 90 डिग्री का एंगल। यहाँ से अगर हम देखें तो ये पूरा कितना है, 90 है। तो इन दोनों कोणों को हम क्या मान लेंगे, जो क्यू आर है वो 90 है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कोण ए प्लस कोण ई। हमें ये दोनों तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा कि जो अभिलंब खींचा गया है ये सतह से 90 डिग्री का कोण बनाएगा ही। अभिलंब क्या होता है, इस सतह पे खींची गई सीधी रेखा और ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो वैसे ही बस हमने ये तिरछी प्लेन ली है तो ऐसे खींचा है तो वो 90 डिग्री का एंगल ही बना रही है। तो वहीं से हम क्या कर लेंगे, ये जो होगा 90 प्लस 90 इक्वल टू 360। यहाँ से हम लिख सकते हैं ए प्लस कोण ई इज इक्वल टू, ये 180 होगा और घट जाएगा तो 360 माइनस 180। तो यहाँ से कोण ए प्लस कोण ई इज इक्वल टू कितना आ गया, 180। और ये बन गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। तो इतना आपको लिख लेना है कि हमने एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज से 2 समीकरण निकाल लिया। अब हम इन्हीं समीकरणों का यूज करके हम और भी फार्मूले को डिराइव कर रहे हैं। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम ये मिटा के और रिजल्ट बनाते हैं। यहाँ से एक और हम ले सकते हैं
देखिए यहाँ से हम ले लेते हैं अब त्रिभुज QER में, ऊपर वाला त्रिभुज हमने ले लिया, अब हम नीचे वाला त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज QER में। अब हम देखते हैं कि त्रिभुज QER में क्या मिल रहा है। तो QER, यहाँ से QER, तो हम इसे लिख सकते हैं कि कोण Q प्लस कोण E प्लस कोण R इज इक्वल टू 180 अंश। त्रिभुज से हम बता सकते हैं ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश के बराबर होता है। तो ये हमने बना लिया। अब देखिए यहाँ से हमें कोई कोण जो कोण पता है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से लिख लेंगे। यहाँ से हमें पता है Q और R, QR पता है कि वो R प्लस R डैश है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि कोण E कोण छोड़ देते हैं, प्लस जो Q है वो R है और प्लस जो R है वो R डैश है, इक्वल टू 180 अंश। अब हम इन दोनों को उधर भेज देते हैं, तो कोण E बराबर 180 माइनस R प्लस R डैश, ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 3। ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 3। हमने E का मान निकाल लिया। अब देखिए यहाँ से A का मान हम कितनी आसानी से निकाल लेंगे। हमें जब E का मान निकल गया, E का मान इसमें रख देंगे और हमें मान जो होगा आसानी से मिल जाएगा। तो अब आप ये एक पूरे समीकरण बना लीजिए, 1 2 3। अब 2 और 3 का यूज करके हम कोण A का मान निकालेंगे। और इसमें याद रखिएगा जो ये कोण A होता है यही होता है प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण आपको जब सवाल देगा तो उसमें दे देगा कि प्रिज्म कोण कितना है, तो हम वही यहाँ पे निकालते हैं कि आखिर फार्मूले में जब भी हमें प्रिज्म कोण मिल जाएगा तो हमें जैसे ही देगा हम सवाल लगा लेंगे। तो यहाँ से हम ये मिटाते हैं, फिर उसके बाद डेरिवेशन यहाँ से करते हैं। आप लोग ये समीकरण बना के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम इधर मिटा के पूरा डेरिवेशन। अब देखिए यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से। अब देखते हैं हम समीकरण 2 और 3 से होता क्या, इन दोनों समीकरण से होगा क्या, हमें A का मान मिल जाएगा। अब देखिए हम समीकरण 1 और 3 से करेंगे यहाँ से, तो कोण A प्लस कोण E इज इक्वल टू 180 अंश। अब हम E का मान रख लेते हैं, यहाँ से कोण A प्लस E का मान यहाँ से कितना आया है, 180 माइनस R प्लस R डैश, 180 माइनस R प्लस R डैश इक्वल टू 180 अंश। तो यहाँ से कोण A बराबर आ जाएगा, अब ये इधर जाएगा तो ये 180 माइनस 180 और ये माइनस जाके बन जाएगा हमारा प्लस। तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 180 ये माइनस में ये प्लस में ये कट गए, तो आपके पास कोण A बराबर आ गया R प्लस R डैश, और ये हो गया समीकरण नंबर 4। आपको A का मान मिल चुका है। अब हम यहाँ से लिखेंगे कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में, आखिर न्यूनतम विचलन की स्थिति में हुआ क्या है। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में जो I होगा वो बराबर होगा I डैश के और R बराबर होगा R डैश के, और जो डेल्टा होगा वो बराबर होगा डेल्टा M के। ये हो गया न्यूनतम विचलन की स्थिति। अब यहाँ से ये सभी की क्या है, बराबर है। तो जब R R डैश के बराबर है तो यहाँ से सिंपल जो A है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कोण A बराबर R प्लस R और यहाँ से आ जाएगा 2R।
तो यहाँ से हम r बराबर लिख सकते हैं a/2। ये हमें याद रखना है, समीकरण में इसका यूज करेंगे, इसका मान हम क्या करेंगे, रखेंगे। अब हम जो सबसे पहला समीकरण बनाए थे उस समीकरण को लिखते हैं। तो जो प्रथम समीकरण से, तो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो वहां से हम यहाँ से लिखते हैं था डेल्टा आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। ये था हमारा समीकरण नंबर 1। अब हमें यहाँ से सबको मान रख देना है। जो डेल्टा है उसको हम डेल्टा एम रख देते हैं, और जो आई है प्लस आई, किसी को आई डैश के बराबर कर देते हैं, माइनस आर प्लस आर डैश। अब ये देखिए एक दूसरे के समान है, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू आ जाएगा 2i डैश, और यहाँ से हम लिख लेते हैं माइनस 2r डैश, और ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम पक्षांतर कर देते हैं। यहाँ से हम 2i डैश बराबर डेल्टा एम प्लस 2r डैश। हमने कुछ नहीं किया है, यहाँ से बस पक्षांतर किया, इस वाले माइनस को इधर भेज दिया और 2i को उधर ही रहने दिया है। अब यहाँ से हम एक और चीज लिख सकते हैं, i बराबर डेल्टा एम प्लस 2r डैश, ये r डैश ही मान लीजिए, डैश डैश हम करें तो यहाँ से हो गया 2 r, या कुछ भी हम यहाँ से मान लेते हैं। r डैश बराबर इतना हो गया। हम किसी को बराबर कर सकते हैं, तो यहाँ हमने r डैश बराबर कर लिया, तो सो हमने कर लिया। तो यहाँ से आपको मिल गया i का मान और यहाँ मिल गया r का मान, और यही दोनों मान हमें चाहिए था और दोनों मान हमें मिल चुका है। यहाँ से हमने बस मैथमेटिक्स लगा के पक्षांतर किया। आप एक बार देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, और यहाँ से आप देख सकते हैं बस वही पक्षांतर किया गया। हमने सबको मान बराबर करके, यहाँ पे माइनस था तो इस वाले माइनस को इधर भेज देंगे, प्लस हो जाएगा, i को हम उधर ही छोड़े रहेंगे। और यहाँ से अब देखिए 2i था, अब इस 2 को जब हम इधर भेजेंगे तो वो भागे में आ जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास r का मान i का मान मिल गया और r का। अब हम सिंपल यहाँ से लगाएंगे स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम याद हो तो आपको n बराबर साइन i अपॉन साइन r, जो भी हुआ i डैश r, जो भी हमने निकाला है, ये आ गया हमारे पास समीकरण। अब इसी में हम मान रख देंगे, तो n बराबर साइन i का मान कितना है आपके पास, इतना, डेल m प्लस, अब r क्या है, अब r देखिए यहाँ पे जो r है वो a/2 है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 2 मल्टीप्लाई a/2 और पूरे के बट्टे 2, और यहाँ से हम कर देंगे साइन r, तो साइन r का मान क्या है, a/2। तो ये आ गया हमारे पास समीकरण। अगर इसको एक बार और लिखे तो हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू साइन डेल m प्लस a पूरे के बट्टे 2 अपॉन साइन a/2, और यही होता है हमारे पास प्रिज्म के अपवर्तनांक का फार्मूला। इसी फार्मूले को हमने इस पूरे डेरिवेशन से निकाला। यहाँ से क्या होगा, ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये पूरा डेल m प्लस a/2 हो गया और साइन a/2। इसी फार्मूले को हमें क्या करना था, निकालना था। तो ये था प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का हमने सूत्र निकाल लिया। बस हमने कुछ मैथमेटिक्स लगाया है, कुछ पीछे की डिफिनेशंस यूज की हैं, और उन्हीं के अनुसार जैसे हमें प्रकाश का अपवर्तन पता था, प्रकाश का परावर्तन दोनों पता था। हमें पता है कि जब भी परावर्तन होता है तो अभिलंब बनता है, और अभिलंब हमेशा जो सतह से 90 डिग्री का कोण बनाता है वो भी हमारे पास यूज हो गया। और आपतन कोण हमें पता है कि I होता है और अपवर्तन कोण R होता है, और उन्हीं का सहारा लेते लेते हमने त्रिभुज लिया। कितने बार हमने सबसे पहले QER लिया,
और यहाँ से बहिष कोड ये था जिसका, फिर हमने पूरा चतुर्भुज लिया, इसका कोड 360 आया पूरा, फिर हमने कुछ मान इसमें से निकाला, फिर ये लास्ट में हमने इस वाले त्रिभुज को लिया, इसके कोडों का योग 180 के बराबर किया, वहाँ से हमने मान निकाल के ये समीकरण बनाते बनाते हमने डायरेक्टली आई और आर का हमें मान चाहिए था और जो कि हमें मिल चुका है। आर का मान a/2 और आई का मान del m प्लस 2r/2 ये था हमारे पास आई, और हमने स्नेल का नियम लगाया sin i/r, आई और आर का मान रख के ये हमारे पास आ गया है फार्मूला, और इसी फार्मूले का यूज हम सवाल में करते हैं। ऐसे आपको सवाल में दे देगा कि प्रिज्म कोड इतना है और वहाँ से आपको प्रिज्म कोड दे देगा, तो प्रिज्म कोड याद रखिएगा हमेशा ए से दिखाते हैं, जो इस फार्मूले में ए होता है वही प्रिज्म कोड होता है। और वहाँ से आपको अपवर्तनांक दे देगा और पूछेगा कि विचलन कितना हुआ है, या तो विचलन कोड दे दे और आपको दे दे वहाँ से प्रिज्म कोड पूछ ले अपवर्तनांक कितना है इस प्रिज्म के पदार्थ का, तो आप कोई भी यहाँ से मान निकाल सकते हैं। यही था प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तन। तो यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग और भी स्टूडेंट तक पहुँचे और उनका भी हेल्प हो सके। और आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक यू, माता रानी का आशीर्वाद आप सबको मिलते रहे, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।